हेलो स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपनी क्लास पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। तो देखिए बेटा, जैसे कि चैप्टर के नाम में आप जरा देखिए कि हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या आप करने वाले हैं। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जन्म होता है वो 3 पदों में संपन्न होता है, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। निषेचन से पूर्व में 2 घटनाएं सम्मिलित थी, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण, जिसे बोलते थे परागण क्रिया। ये हम सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट पिछली वीडियोज में हम ये भी क्लियर कर चुके हैं निषेचन। तो निषेचन के अंतर्गत हमने 5 टॉपिक किए थे, पराग कणों का अंकुरण, पराग नलिका का वर्तिका में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश और लास्ट किया था हमने द्वितीय निषेचन। और द्वितीय निषेचन के अंतर्गत हमने 2 तरह के निषेचन किए थे। एक तो हमने किया था युग्मक संलयन, तो युग्मक संलयन से हमने बनाना सीखा था युग्मनज, जो कि एक द्विगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट उसके बाद हमने एक संलयन और पढ़ा जिसका नाम था त्रिक संलयन, और त्रिक संलयन के द्वारा जो संरचना बनती थी उसका नाम त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र। तो पिछली वीडियोज तक जब निषेचन आपने कर लिया था तो निषेचन के अंतर्गत आपने 2 प्रकार के निषेचन के बारे में पढ़ा, तो उसको बोला गया था द्वितीय निषेचन, जिसमें एक निषेचन से बनता था युग्मनज और दूसरे निषेचन त्रिक संलयन से बनता था त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, जो कि कैसा होता है त्रिगुणित। और कुछ इस तरह की संरचना आप यहां पर देख सकते हो कि आप अगर देखो तो बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार ऊपर और निभाग नीचे बना रखा है, तो समझ जाना यह है शीर्षस्थ, और नीचे की तरफ बात करें तो यह है आधार्य। अगर मान लो ये उल्टा बनाया जाए, नीचे के ऊपर की तरफ लिखा जाए निभाग और नीचे की तरफ लिखा जाए बीजांड द्वार, तो आपको ये याद रखना है कि बीजांड द्वार वाला जो सिरा होता है वो कौन सा होता है, शीर्षस्थ। तो जब निषेचन की पूरी प्रक्रिया हो गई तो बीजांड द्वार की तरफ तो बन जाती है कौन सी संरचना, युग्मनज, और निभाग की तरफ जो संरचना बनती है उस निभाग की तरफ संरचना का नाम होता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, या फिर उसे आप कोष का भी बोल सकते हो। तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं, निषेचन तक कंप्लीट हो चुका है। तो निषेचन में आप युग्मक संलयन से युग्मनज और त्रिक संलयन से आप एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक का निर्माण देख चुके हो। अगर आपने ये सब कुछ नहीं देखा है तो इस टॉपिक को समझने से पहले प्लीज जितनी भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है पहले आप उनको देखो, तभी ये टॉपिक ज्यादा अच्छा खासा समझ में आएगा। आपको शायद पता नहीं है लेकिन इस चैप्टर की तकरीबन 17 वीडियोज को मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना बड़ा है और मैंने इसको कितना लेंथी और कितना अच्छे तरीके से करवाया। अभी भी चैप्टर का बहुत पार्ट जो है बाकी है, तकरीबन 25 से 30 इसकी वीडियोज बनेंगी। तो आप इतनी वीडियो से समझ सकते हो कि ये चैप्टर मैंने किस तरीके से आपको करवाया। तो देखना यह है कि अब हम निषेचन के बाद जो निषेचन पश्च वाली जो चीजें हैं वो कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा कि निषेचन पश्च में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक टॉपिक तो हम ये पढ़ेंगे जो आपका यहां लिखा हुआ है ना, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से एक तो हम पढ़ेंगे एक परिपक्व भ्रूण पोष बनाना। तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा यही है कि भ्रूण पोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक टॉपिक तो पढ़ेंगे हम ये कि भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है, निषेचन पश्च में पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जो शायद आगे की वीडियोज में होगा, युग्मनज से एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। तो दूसरा टॉपिक होगा अपना ये। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे कि बीजांड से बीज का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट अंडाशय से फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बेटा तकरीबन 4 जो टॉपिक्स हैं, एक तो भ्रूण पोष का निर्माण, दूसरा भ्रूण का निर्माण, तीसरा बीज का निर्माण, चौथा है फल का निर्माण। ये सभी जो घटना है वो किसके अंतर्गत आएंगी, निषेचन पश्च के अंतर्गत आएंगी। और आज से अपना जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ भ्रूण पोष का निर्माण। तो देखते जाइए एक एक करके टॉपिक। आज के लिए हम इसको कर लेंगे, उसके बाद एक एक वीडियो में हम इनको कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निषेचन पश्च अभिक्रिया में पहला टॉपिक जिसका नाम है भ्रूण पोष का निर्माण।
देखिए बेटा, भ्रूणपोष जैसा कि आपको मैंने अभी बता दिया कि निषेचन के दौरान त्रिकसल्यन किस किस के बीच हुआ था? एक तो था नरयुग्मक जिसका अगुणित केंद्रक, प्लस एक था ध्रुवीय कोशिका जिसके अंतर्गत दो केंद्रक थे जिसे बोला गया द्वितीयक केंद्रक, दो अगुणित केंद्रक n+n, और इन दोनों से त्रिकसल्यन के द्वारा जो संरचना बनती या बनी है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब चूंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रक भाग ले रहे हैं, 1, 2 और 1, 3, इसी कारण इसे क्या बोला गया? त्रिकसल्यन। तो निषेचन के दौरान त्रिकसल्यन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आप निषेचन के दौरान देख चुके हो। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कि इसी त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से लगातार समसूत्री विभाजनों के द्वारा किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्लियर बेटा? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो अब यहां पर एक नोट है जो आपको इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानना जरूरी है कि यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, कि एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूणपोष कैसा होता है बेटा? वो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। क्यों होता है? क्योंकि ये जो भ्रूणपोष है वो कब बना है? निषेचन के दौरान बना है या निषेचन के समय बना है, क्योंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रकों ने भाग लिया है। इसलिए आवृतबीजी पौधों का जो भ्रूणपोष है वो कैसा होता है? त्रिगुणित। लेकिन अगर बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे हैं उनमें जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो निषेचन से पहले ही हो जाता है, निषेचन से पहले। इसलिए जिम्नोस्पर्म पौधों का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है बेटा? अगुणित होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट आगे सीखते जाइए। तो अब जानिए कि आखिरकार ये भ्रूणपोष बनता क्यों है। तो बेटा ये भ्रूणपोष बनता है क्योंकि आगे चल के जब हम एक टॉपिक करेंगे कि युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण। तो युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण के विकास और परिवर्धन, जब युग्मनज से भ्रूण बनेगा तो भ्रूण के विकास और परिवर्धन के लिए जो पोषण प्रदान करता है वो पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूणपोष ही प्रदान करता है। इसलिए एक आवृतबीजी पौधों में या जिम्नोस्पर्म के पौधों में भी भ्रूणपोष का बनना जरूरी है। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना। सारे टॉपिक आपके मैं क्लियर कर दूंगा। यहां पर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं बचेगी। देखिए बेटा नेक्स्ट यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिकली वो एनसीईआरटी की किताब में तो नहीं है, वो आपकी आरबीएससी की किताब में है। तो ध्यान सुनना, जैसे कि आपको पता है कि जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक नाम की संरचना पाई जाती है, जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो आरबीएससी किताब में एक लाइन लिखी हुई है और वो क्या है कि भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ध्यान सुनना बेटा, भ्रूणपोष की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि भ्रूणपोष में क्लोरोफिल की क्या जरूरत पड़ रही है? कौन सा इन्हें अपना आपका भोजन बनाना है। पर फिर भी देखिए यहां लाइन फिर से सीखो, भ्रूणपोष की कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। और अपवाद क्या है? कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे कि एक नाम है क्राइनम, एक नाम है मेथाइओला। नेक्स्ट इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है रेफेनस, और एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है बिस्कस। ये 4 प्लांट ऐसे हैं जिनके भ्रूणपोष
इन चारों पौधों के भ्रूणपोष की कोशिकाओं में, भ्रूणपोष की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये भी आपकी चीज क्लियर हो गई। तो चलिए टॉपिक पर फिर से आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनना। आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में विकास या फिर परिवर्धन के आधार पर, परिवर्धन के आधार पर 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से, तो इसको आगे बढ़ा रहा हूं बेटा टॉपिक को। 3 प्रकार में सबसे पहला जो है वो है केंद्रकीय भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट दूसरा जो भ्रूणपोष है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष इंग्लिश में जैसे बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और नेक्स्ट तीसरा जो है वो है माध्यमिक या मध्यवर्ती भ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणपोष हैं जो आवृतबीजी पौधों में पाए जाते हैं। जैसे कि यहां देख लीजिए, तकरीबन 56% आवृतबीजी पौधों के कुलों में, आवृतबीजी कुलों में कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है? केंद्रीय। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बता दूं, आपकी एनसीईआरटी की किताब में केवल यही दे रखा है। अगर आरबीएससी की बात करें तो तीनों हैं, केंद्रीय, कोशिकीय और माध्यमिक, और हम ये तीनों ही करेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा 25% आवृतबीजी कुलों में कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है? कोशिकीय। और लास्ट 19% आवृतबीजी पौधों के कुलों में कौन सा भ्रूणपोष पाया जाता है? माध्यमिक। तो इस तरीके से 3 प्रकार के ये आपके भ्रूणपोष पाए जाते हैं आवृतबीजी पौधों में। एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे। तो चलो सबसे पहला हम अध्ययन करते हैं जिसका नाम है केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। ध्यान से समझना बेटा इस टॉपिक को। यही टॉपिक जो है वो आपके एनसीईआरटी में है। कोशिकीय और हेलोबियल तो नहीं है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखिए बेटा, ड्रॉ के माध्यम से समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ जो सिरा है वो कौन सा है? बीजांडद्वारी सिरा है। और नीचे की तरफ जो सिरा है वो कौन सा है? निभागी सिरा है। क्लियर? तो बीजांड द्वार के सिरे की तरफ जो बन जाती है संरचना उसका नाम युग्मनज है। और नीचे की तरफ जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम क्या था? उसी संरचना का नाम था त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। देखिए बेटा, ध्यान से टॉपिक को समझना। तो क्या टॉपिक है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में, ध्यान से एक एक लाइन को समझना, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सतत स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होते हैं। सतत स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होते हैं। अब ये विभाजन है कौन से विभाजन है? तो ये विभाजन होते हैं समसूत्री। क्लियर? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सतत स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं जिससे कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कैसे? जरा देखिए, ये ड्रॉ आप जो बना रहे हो, इसी ड्रॉ को फिर से आगे देखिए। ऊपर की तरफ तो बस युग्मनज है और नीचे की तरफ जो है तो ये मैंने बना दिए हैं केंद्रक इस तरीके से। तो क्या मैंने लाइन बोली है? पहले एक बार फिर से लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए।
आप टॉपिक कर रहे हो केंद्र के भ्रूणपोष, और मैंने क्या बताया है, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सतत स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं जो कि समसूत्री होते हैं, जिससे कई केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण। अब आपको मैं बता दूं कि जब भी आप समसूत्री अर्थसूत्री विभाजन पढ़ते हो तो तुम देखते हो जब एक विभाजन होता है तो उसमें दो तरह के विभाजन होते हैं, एक होता है केंद्रक का विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। पर इस प्रकार के विभाजन में आप देखो तो इसमें केंद्रक का विभाजन तो होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य यानी कि भित्ति का निर्माण इसमें प्रारंभ में नहीं होता है। केवल किसका विभाजन होता है, केंद्रक का ही विभाजन होता है। नेक्स्ट फिर देखिए कि जब बहुत सारे इसमें केंद्रक बन जाते हैं तो ये अधिकांश जो केंद्रक होते हैं, ध्यान समझना मेरे टॉपिक को, ऊपर की तरफ तो मैं बार बार जो संरचना बना रहा हूं वो युग्मनज है, ठीक बेटा। नेक्स्ट ये जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक परिधि की तरफ विन्यासित होते जाते हैं, परिधि की तरफ विन्यासित होते जाते हैं और बीच में एक संरचना बन जाती है जिसका नाम होता है रिक्तिका। क्लियर। और ये जितने भी केंद्रक होते हैं ये केंद्रक अब अपने चारों तरफ किसका निर्माण कर लेते हैं, ये भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से क्या बना ली, भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। भित्ति का निर्माण कर लेने की वजह से ये जो परिधि की तरफ का जो भ्रूणपोष देख रहे हो वो हो चुका है कैसा, कोशिकीय भ्रूणपोष। पर एक चीज आप याद रखना, जो हम भ्रूणपोष पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, केंद्रकीय, क्योंकि शुरू से अंत तक तो ये कैसा ही होता है, केंद्रकीय। बस लास्ट में जाके ये परिधि की तरफ जो कुछ केंद्रक जा चुके हैं वो केंद्रकों के चार तरफ भित्ति का निर्माण हो जाने की वजह से ये कैसा हो चुका है, कोशिकीय। लेकिन ये कोशिकीय भ्रूणपोष नहीं पढ़ रहे हैं, ये कौन सा ही है, केंद्रकीय। कुछ केंद्रक और होते हैं जो अभी भी यहां है, लेकिन इन केंद्रकों के चारों तरफ क्या नहीं बनी है, इन केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इसके अलावा इसमें कुछ तरल पदार्थ भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो आप जरा ध्यान से देखिए बेटा टॉपिक को, टॉपिक हो चुका है, बस एग्जांपल लिखने बाकी है। क्या लिखा मैंने, केंद्रीय भ्रूणपोष। तो इसमें मैंने क्या बताया है, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सतत स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं जिससे कई केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इन केंद्रकों के ऊपर चारों तरफ भित्ति का निर्माण प्रारंभ में नहीं होता है। उसके बाद ये केंद्र जो होते हैं वो अधिकांश परिधि की तरफ व्यवस्थित होने लगते हैं। परिधि की तरफ जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो इनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाने की वजह से ये कैसा होने लगता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होने लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे जो केंद्रक होते हैं वो अभी भी इसके चारों तरफ व्यवस्थित हैं। नेक्स्ट इस प्रकार के भ्रूणपोष में बीचों बीच एक संरचना भी बन जाती है जिसका नाम होता है रिक्तिका। अब जरा इसका एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल है कच्चे नारियल का पानी। आपने पक्का नारियल का पानी जरूर पिया होगा, तो ध्यान से सीखना बेटा कि कच्चे नारियल का जो पानी होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। क्लियर बेटा। क्या मैंने बताया है कि कच्चे नारियल का जो आप पानी पीते हो वो किसका उदाहरण बेटा, केंद्रीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। और इस प्रकार के भ्रूणपोष में एक लिक्विड भरा होता है, तरल भरा होता है, जिसमें हजारों केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसमें हजारों केंद्रक उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, मैंने आपको बना रखे हैं यहाँ केंद्र भी बना रखे हैं। तो कच्चे नारियल का जो पानी है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। साथ ही साथ जिसमें लिक्विड भरा होता है, जिसमें हजारों केंद्रक उपस्थित होते हैं। इस कारण कच्चे नारियल के पानी या उसके भ्रूणपोष को हम ऐसा भी बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, या आप बोल सकते हो तरल एंडोस्पर्म या तरल भ्रूणपोष। तो आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा कि नारियल का खाने वाला भाग, खाया जाने वाला जो भाग है वो कौन सा है। तो नारियल का खाया जाने वाला भाग यही होता है जिसे कहा जाता है लिक्विड एंडोस्पर्म। अब आपको एक चीज और बता दें कि आपने नारियल में सफेद वाला वो गूदा या जिसको हम गिरी बोलते हैं वो भी जरूर खाया होगा। वो कुछ और नहीं, इसी कोश के भ्रूणपोष को ही क्या बोला जाता है, नारियल का सफेद या गूदा वाला भाग, सफेद
गूदा जो बनता है वो किससे ही बनता है कि जो केंद्रक आपके पर्दी की तरफ चले गए, जिन्होंने अपने चारों तरफ क्या बना ली है, भित्ति बना ली है, जिसके कारण वो कैसा हो चुका है, कोष के हो चुका है, वही उस नारियल का सफेद गूदा होता है। तो आपने इतनी चीज समझ ली। बाकी आपका जो तरल एंडोस्पर्म होता है वो ये होता है, तरल भ्रूणपोष। क्लियर बेटा? इसका एक एग्जांपल और है, एक तो मैंने आपको नारियल का करवा दिया, एक एग्जांपल और है जिसका नाम है सुपारी। पक्का आपने सुपारी खाई होगी, शादी ब्याह में आपने देखा होगा, वो मोटी मोटी सी आती है सुपारी। तो सुपारी में भी भ्रूणपोष का जो निर्माण है वो नारियल की तरह ही होता है, बस सुपारी का जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूणपोष कहता होता है बेटा, वो कठोर होता है, जबकि नारियल का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, वो लिक्विड यानी कि तरल होता है। तो इस तरीके से आपका पहला टॉपिक क्लियर हुआ जिसका नाम है केंद्रकीय भ्रूणपोष। नेक्स्ट अगला और देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है एनसीईआरटी किताब में यही है आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष, बाकी दो भ्रूणपोष और पढ़ रहे हैं, एक है कोशिकीय और दूसरा होगा आपका मध्यवर्ती। चलिए उनको भी देख लीजिए। देखिए बेटा, आपको मैंने जैसे संरचना ऊपर बता रखी थी युग्मनज। अब जब ये भ्रूणपोष बनने लगेगा तो इसी भ्रूणपोष का इस्तेमाल कौन करेगा, ये युग्मनज करेगा, और युग्मनज आगे चल के फिर किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है, जो कि हम नेक्स्ट आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक तुम्हारा केवल भ्रूणपोष का है। तो चलिए अगला करते हैं सेकेंड, जिसका नाम है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो देखिए इसको, इस प्रकार के भ्रूणपोष को भी हम डायग्राम से ही समझते हैं। देखिए ऊपर की तरफ उसी तरीके से संरचना जिसका नाम है युग्मनज, ऊपरी वाला जो सिरा है जिसको कहते हैं बीजांड द्वारी सिरा, निचला जो सिरा है उसको बोलेंगे निभागी सिरा, और उसी तरीके से यहां वो कोशिका या केंद्रक जिसका नाम है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। सीखना बेटा इस टॉपिक को भी, ड्रॉ से आसानी से हो जाएगा। देखिए बेटा, पिछले भ्रूणपोष में आपने देखा था कि उस प्रकार का जो भ्रूणपोष का जो परिवर्तन है उसमें सतत स्वतंत्र केंद्रकीय समसूत्र विभाजन होते हैं, जिससे प्रारंभ से लेके अंत तक उसमें केवल केंद्रक की नजर आते हैं। बस लास्ट में जाके क्या होता है, वो केंद्रक पर्दी की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे वो भ्रूणपोष कैसा हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। लेकिन इसको देखिए जरा, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्तन में प्रथम और उसके बाद होने वाले, ध्यान सुनना, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्तन में प्रथम व उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों से, ध्यान से सुनना बेटा, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्तन में प्रथम व उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों से केंद्रक के विभाजन के साथ किसका विभाजन भी होता है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है। यानी कि इनमें शुरू से ही क्या बनने लगती है, इनमें शुरू से ही किसका निर्माण होने लगता है, भित्ति का निर्माण होने लगता है। कुछ यहां देखिए जरा, कि जैसे कि ऊपर तो बना दिया मैंने युग्मनज, तो अब ये लगातार जब आपका क्या करेगा, विभाजन करेगा, तो विभाजन करने के बाद जैसे कि मान लो ये एक कोशिका और इस कोशिका ने विभाजन किया, तो एक कोशिका से ये कितना कोशिका बना ली, प्रारंभ में 2, मैंने कहा था ना प्रथम, और फिर उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के बाद ये केवल और केवल इसमें क्या बनाता चला जाएगा, केंद्रक विभाजन के साथ साथ इसमें क्या भी होता चला जाएगा, कोशिकीय विभाजन। यानी कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में आप देखोगे कि जितनी भी आपकी कोशिकाएं बनेंगी या जितने भी विभाजन होंगे वो केंद्रक के साथ साथ कैसे भी होंगे, कोशिकीय विभाजन। यानी कि इसमें शुरू से लेके अंत तक आपको स्वतंत्र केंद्रक नहीं दिखाई देंगे, इसमें क्या ही दिखाई देंगे, आपको कोशिका ही दिखाई देंगे। अब मैं इसका ड्रॉ वैसे बना देता हूं जो आपके किताब में बना हुआ है कि कुछ किस तरीके से है।
देखो जरा, कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है। ध्यान समझना बेटा, इस छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर। देखिए बेटा, पहले इसको एक बार और देख लीजिए। कोश के भ्रूण पोष में मैंने क्या बताया, इस प्रकार के भ्रूण पोष परिवर्तन में प्रथम और उसके बाद होने वाले समस्त विभाजनों में क्या होता है, केंद्र विभाजन के साथ साथ कोश का द्रव्यकाय विभाजन होता है। यानी कि इनमें शुरू से अंत तक क्या ही होता है, हर विभाजन में भित्ति का निर्माण भी होता है। इसी कारण इस प्रकार के भ्रूण पोष में शुरू से लेकर अंत तक आपके स्वतंत्र केंद्रक आपको नहीं दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देती है, केवल कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्लियर? जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सारी की सारी आपको जो बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, हर एक कोशिका ये बनी हुई है। पर इसके अंतर्गत एक नोट है और वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, देखिए बेटा, इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, जो कि पर्दी की तरफ आपकी व्यवस्थित है, वो एक संरचना बना लेती हैं जिसका नाम होता है चूसकांग। एक संरचना बना ली थी जिसका नाम क्या होता है, चूसकांग। ये चूसकांग क्या करती हैं, ये चूसकांग बीजांडकाय ऊतक से पोषण प्राप्त करती है। यानी कि पोषण का क्या करती हैं, चूषण करती हैं। जैसे कि मैं इधर एक ड्रॉ बना रहा हूं, आप देखिए जरा, इसको मिटा देता हूं एक बार ताकि आप इसको समझना आसान हो जाए। देखिए, जब आप मादा जायांग वाला अंडक वाला पोर्शन करते हो, ये वाला पोर्शन, क्लियर, ये वाला पोर्शन करते हो जिसका नाम है अंडाशय नैस, आपको पता है इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर जो कोशिकाओं का समूह भरा होता है जिसका नाम आपने पढ़ रखा था बीजांड काय। ये पिछले वीडियोस में सब हो चुका बेटा, बीजांड काय। तो अब अगर मान लो ये वो आवृतबीजी पौधे हैं जिसके अंतर्गत कैसा भ्रूणपोष बनता है, कोशिकीय, यानी कि ये वाला अगर भ्रूणपोष बनता है, ये वाला कुछ, तो इसके जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं मैंने आपको बना रखी हैं, इन कोशिकाओं से क्या निकले हुए हैं, ये चूसकांग निकले हुए हैं। तो एक्चुअली में इन सूचकांक का कार्य क्या होता है, इन सूचकांक का कार्य होता है जो बीजांड काय होता है, इन बीजांड काय की कोशिकाओं में भी उनके कोशिका द्रव्य में भ्रूण एक तरह से कहें पोषण की मात्रा होती है। तो इस पोषण की मात्रा को चूषण करने का कार्य ये बाहर की तरफ उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, जो क्या बना लेती हैं, सूचकांक बना लेती हैं, ये इस भोजन को क्या कर लेती हैं, अवशोषण। कहने का मीनिंग बस इतना है कि जब इनमें ये युग्मनज जो है वो भ्रूण बनाएगा, तो वैसे तो भ्रूणपोष है, तो उस भ्रूणपोष का इस्तेमाल करके ये युग्मनज भ्रूण बना सकता है। बस शायद इतना है कि ये युग्मनज जब भ्रूण बनाता है तो शायद भ्रूणपोष की मात्रा कम पड़ती होगी, इस कारण इनकी जो कुछ कोशिकाएं हैं वो चूसकांक बनाती हैं और बीजांड काय से क्या कर लेती हैं, पोषण का अवशोषण कर लेती हैं। तो इस प्रकार का जो कोश के भ्रूणपोष होता है वो पाया जाता है किनमें, एग्जाम्पल देख लीजिए, द्विबीज पत्री पौधों का एक वर्ग जिसका नाम है गैमोपेटेली, ये मैं आपको बता चुका हूं, गैमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में। तो ये द्विबीज पत्री पौधों के गैमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको लिख देता हूं जिसका नाम है बर्बेस्कम। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपने दूसरा टॉपिक भी सीखा जिसका नाम है कोश के भ्रूणपोष। दोनों में क्या अंतर था, केंद्र के भ्रूणपोष में शुरू से लेकर अंत तक आपको केंद्र दिखाई देते हैं, बस लास्ट में जाके क्या ही हो जाता है कि केंद्रक जो होते हैं वो पर्दी की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे वो कोश के हो जाता है। और दूसरा आपने देखा कोश के भ्रूणपोष, इसमें आपने क्या देखा, इसमें शुरू से लेकर अंत तक लास्ट तक स्टेज में क्या ही होता है, इसमें केंद्रक नहीं बनते स्वतंत्र, इसमें क्या ही बनती है, कोशिकाएं बनती है। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि बाहर की तरफ जो उपस्थित कोशिकाएं हैं वो क्या भी बना लेती हैं, सूचकांक का निर्माण कर लेती हैं, जो कि बीजांडकाय ऊतक से पोषण प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ आप इसको उदाहरण भी कर लिया बर्बेस्कम, पर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल जो याद करके रखना है वो केंद्र के भ्रूणपोष का रखना है, जिसका उदाहरण आपको करवाया गया था नारियल का तरल भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में दो हो चुके हैं, केंद्र के हो गया, कोश के हो गया, लास्ट आपका तीसरा रह गया, उसको और देख लीजिए।
तीसरा है मध्यवर्ती भ्रूणपोष हेलोबियल एंडोस्पर्म। चलो देखो इसको भी ड्रॉ से समझते हैं। उसी तरीके से जैसे कि ऊपरी वाला जो सिरा है बीजांड द्वारी सिरा, क्लियर, इसका नाम युग्मनज। नेक्स्ट इसका नाम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और ये जो सिरा है वो कौन सा सिरा है, निभागी सिरा। तो चलो इसको भी समझो। देखो बेटा, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है। इसी कारण इसको क्या नाम बोला है, मध्यवर्ती भ्रूणपोष। तो ये केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। देखिए इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना कि ये ऊपर की तरफ तो आपका क्या ही है, युग्मनज। ऊपर वाला सिरा जो है वो आपको पता है बीजांडद्वारी सिरा, निचले वाला निभा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक है वो एक बार विभाजन करेगा, विभाजन करके ये कितनी कोशिका बना लेता है, ये 2 कोशिका बना लेता है। यानी कि प्रथम विभाजन कैसा ही हुआ, केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हुआ, यानी बेसिकली कैसा हुआ, कोश के विभाजन हुआ। तो इसमें आप देखिए कि निभाग की तरफ स्थित जो कोशिका होती है वो कोशिका कैसी है, छोटी, और बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, बड़ी। क्लियर। तो शुरू में तो ऐसा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ध्यान से फिर समझना। अब होगा ये कि ये दोनों कोशिकाएं जो है अब वो स्वतंत्र रूप से विभाजन करेंगी, लेकिन कैसे कि जो ऊपर वाली जो कोशिका होगी जो बीजांड द्वार की तरफ है वो कोशिका तो केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन करेगी, जिससे बीजांड द्वार की तरफ तो आपको क्या दिखाई देंगी, कोशिका ही कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। ऊपर की तरफ की कोशिकाओं ने कैसा विभाजन किया है, केंद्रक के साथ साथ कोशिकीय, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा बीजांड द्वार की तरफ जो हिस्सा दिखाई देगा वो कोशिकाओं से भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन नीचे की तरफ निभागी सिरे की तरफ जो छोटी कोशिका है उसमें केवल विभाजन जो होते हैं वो केवल केंद्रक ही विभाजन होते हैं। तो नीचे की तरफ आपको केवल विघटित विघटित केंद्रक ही दिखाई देंगे। तो आप इस संरचना को देख सकते हो कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में आपको केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या दिखाई दे रहा है, एक मिला जुला रूप दिखाई दे रहा है। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, मध्यवर्ती भ्रूणपोष बोला गया है। इसका जो उदाहरण है, उदाहरण भी देख लीजिए। इसका उदाहरण है एक बीजपत्री पौधों के हेलोबियल गण के सदस्य। तो ये बीजपत्री पौधों में एक गण है जिसका नाम है हेलोबियल गण के जो सदस्य हैं वो इस भ्रूणपोष के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि इसके इंग्लिश नाम में भी था, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से आपके तीनों एंडोस्पर्म भ्रूणपोष खत्म हुए, केंद्रकीय, कोशिकीय और तीसरा हो गया आपका मध्यवर्ती, जो कि कैसा है, कोशिकीय और केंद्र का मिला जुला रूप है। तो इस तरीके से भ्रूणपोष हुआ आपका टॉपिक खत्म। बस एक छोटा सा ये और कर लीजिए कि भ्रूणपोष के क्या कार्य होते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, आप यहाँ टॉपिक पर बार बार आप देख रहे थे कि भ्रूणपोष का कार्य क्या ही होता है। भ्रूणपोष का कार्य यही तो होता है कि ये जो युग्मनज होता है वो युग्मनज इसी भ्रूणपोष को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है और कौन सी संरचना का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। यहाँ पर जैसे कि मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि जब युग्मक संलयन त्रिक संलयन होते हैं तो इन दोनों संलयन में से पहला संलयन कौन सा होता है, तो मैंने आपको बोला था कि संलयन के दौरान जब निषेचन हुआ था तो चाहे युग्मक संलयन पहले हो या त्रिक संलयन पहले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दोनों बन जाते हैं यानी युग्मक संलयन से युग्मनज और त्रिक संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद निषेचन पक्ष में
भ्रूणपोष का ही निर्माण पहले होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण पहले नहीं होता। क्यों? क्योंकि युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण होगा तो उसके लिए चाहिए भोजन, और अगर भोजन पहले नहीं बनेगा, यानी कि जो भ्रूणपोष होता है अगर वो पहले नहीं बना तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भी या उसका विकास भी नहीं होगा। तो इसलिए भ्रूणपोष का निर्माण पहले होना जरूरी है। तो आप ये याद रखें, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों में से कोई भी पहले हो, लेकिन निषेचन पश्चात युग्मक संलयन, ध्यान सुनेंगे, निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण पहले होगा और भ्रूण का निर्माण कहां होगा? बाद में। तो इसलिए भ्रूणपोष का निर्माण होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही जो भ्रूणपोष होता है वो युग्मनज का क्या होता है? भोजन होता है, तभी एक विकसित भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो ये इसका एक कार्य है, और बस इतना समझ लीजिए, अगर ये भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हुआ तो भ्रूण का निर्माण भी नहीं होगा। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। तो आपको याद हो, निषेचन पक्ष में हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। एक है भ्रूणपोष का निर्माण, जो कि आज की क्लास में खत्म। नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। दूसरा, तीसरा करेंगे बीजांड से बीज का निर्माण, और चौथा करेंगे हम अंडाशय से फल का निर्माण। तो चलिए नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे, जिसमें करेंगे हम युग्मनज से भ्रूण का निर्माण। आज की क्लास में इतना ही आपके लिए। थैंक यू।